नमस्कार दोस्तों, कई टाइप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है प्लस पीवाईक्यू है, सभी को करते हुए अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। चाहे आप किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी संबंधी परीक्षा देने जा रहे हो, हिंदी से जुड़ी हुई, या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो, या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि जीआईसी की परीक्षा या यूपी टेट की परीक्षा या यूपीएसआई की परीक्षा, जहां पर भी हिंदी साहित्य से संबंधित तथ्य पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी मददगार रहेगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, क्योंकि सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ अधिक से अधिक प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 161। प्रश्न नंबर 161 में एक पंक्ति दी गई है, पूछी गई है, ये किस नाटक के गीत की पंक्ति है? तो आह वेदना मिली विदाई, जो ये पंक्ति है, किस नाटक के गीत की पंक्ति है? अजातशत्रु नाटक से ली गई है, स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है, चंद्रगुप्त या ध्रुवस्वामिनी? तो आपको ये ध्यान रखना है, सभी के सभी जो नाटक है ये जयशंकर प्रसाद जी के हैं। काफी प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य में, नाटक के क्षेत्र में। तो ये पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है, आह वेदना मिली विदाई। इसके साथ ही एक पंक्ति और परीक्षा में पूछी जाती है बार बार, जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक की ही। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। ये पंक्ति भी काफी बार परीक्षाओं में पूछी गई है भाई। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, आह वेदना मिली विदाई, ये दोनों ही पंक्तियां स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है। जितने भी ये नाटक है जयशंकर प्रसाद के हैं, और इन नाटकों के अंतर्गत जो पंक्तियां पूछी जाती हैं वे इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं। जैसे कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, ये चंद्रगुप्त नाटक की पंक्ति है। साथ ही जो है एक पंक्ति और है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाती है, मातृ तुम सुरंग से प्रबद्ध शुभ भारती, स्वयं पर प्रभा सुज्वाला स्वतंत्रता कारती। इस प्रकार से सभी पंक्तियों को हम जो है प्रश्न उत्तरों के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे, बार बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको याद रहे। तो देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इनका जन्म भी कई बार पूछ लिया जाता है, 1889, और मृत्यु इनकी हुई 1937 में। तो आपको ध्यान रखना है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेठ बाकेलाल किसकी रचना है? सेठ बाकेलाल पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है, यशपाल की रचना है, अमृतलाल नागर की है, या भगवती चरण वर्मा की? तो सही आंसर है हमारा अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर जी द्वारा ये उपन्यास विधा की रचना है, ये भी ध्यान रखना है। उपन्यास है ये इनका, अमृतलाल नागर जी का। और आपको अमृतलाल नागर के सभी उपन्यासों के नाम ध्यान रखने हैं, क्योंकि अमृतलाल नागर के उपन्यास परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि इनका काफी प्रसिद्ध उपन्यास है महाकाल। महाकाल, बूंद और समुंदर, इस महाकाल, बूंद और समुंदर। इसके साथ ही जो है आप ये भी ध्यान रख सकते हो, शतरंज के मोहरे। साथ ही सुहाग के नुपुर भी कई बार पूछ लिया जाता है। सुहाग के नुपुर। इसके अलावा अमृत और विष। सात घूंघट वाला मुखड़ा। इसके अलावा अमृतलाल नागर जी का एक काफी प्रसिद्ध उपन्यास है, मानस का हंस, जो कि तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया ये उपन्यास है। और एक है इनका उपन्यास खंजन है।
ये इनका जो है सूरदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो इस प्रकार से इनके सभी उपन्यासों आपको आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? हमें कालक्रम की दृष्टि से नाटकों का यहाँ पर सही अनुक्रम के अनुसार ये लगाना है, तो सही आंसर क्या होगा देखते हैं। संयोगिता स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली या कोणार्क के। इस आंसर हमारा ए ही हो जाएगा, क्योंकि सही सीक्वेंस से क्रम के अनुसार ये नाटक यहाँ पर लगाई गई है। संयोगिता स्वयंवर की बात करें तो संयोगिता स्वयंवर जो नाटक है ये किसका है, ये आपको बताना है। संयोगिता स्वयंवर ये नाटक जो है 1886 में लिखा गया, किसके द्वारा? लाला श्रीनिवास जी का। लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया 1886 में। चंद्रगुप्त का तो आपको पता ही है, 1928 का समय है, और किसके द्वारा लिखा गया? जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है ये। सिंदूर की होली भी काफी इम्पोर्टेंट है, 1934 का ये नाटक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है। इसके अलावा कोणार्क नाटक काफी प्रसिद्ध नाटक हुआ है, 1961 इसका प्रकाशन वर्ष है। सॉरी भाई, 1961 नहीं है, 1951 है इसका प्रकाशन वर्ष, 1951। और ये किसका है? जगदीश माथुर का, जगदीश माथुर। तो ये सभी नाटक आपको ध्यान रखने हैं। संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास जी द्वारा 1886, चंद्रगुप्त 1928 जयशंकर प्रसाद जी का, सिंदूर की होली 1934 लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का, 1951 में लिखा गया ये जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क काफी प्रसिद्ध है। और इन सभी के प्रकाशन वर्ष भी आपको ध्यान रखने हैं। कई बार प्रकाशन वर्ष इम्पोर्टेंट रचनाओं के पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में, क्योंकि पिछली बार जो है DSSB का जो एग्जाम हुआ था उसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन प्रकाशन वर्ष से पूछे गए हैं, आपको पता है। तो जितने भी हमारी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, कवियों के महत्वपूर्ण ग्रंथ है, रचनाएं हैं, तो सभी रचनाओं को हमें, चाहे नाटक हो, उपन्यास हो, कहानी हो या काव्य संग्रह, तो सभी के जो भी महत्वपूर्ण है बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनके प्रकाशन वर्ष अवश्य ही हमें ध्यान रखने हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा 3 से 4 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। और जो है स्कोर में थोड़ी सी जो है अगर गलत हो जाता है तो आपको पता ही है हमारा स्कोर डाउन चला जाता है, इसलिए कंपटीशन लेवल को हमें जो है ध्यान में रखते हुए सभी प्रश्नों को करना है, और बिल्कुल ध्यान से करते हुए आगे बढ़ना है। एक एक प्रश्नों को बार बार रिवाइज करते हुए रहना है। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है आज का। तो देख लेते हैं, कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? तो कछुआ धर्म नामक जो रचना है वो संस्मरण है, रेखा चित्र है, निबंध है या फिर कहानी विधा की रचना है? कछुआ धर्म एक निबंध है, और किसका निबंध है ये आपको पता ही है। प्रसिद्ध लेखक हुए हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध है ये, महत्वपूर्ण रचना है इनकी कछुआ धर्म। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ए लड़की किसकी रचना है? मैत्री पुष्पा की है, भंडारी ममता कालिया जी की है, मनु भंडारी जी की है, सॉरी भैया यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ममता कालिया की है, मनु भंडारी की है या कृष्णा शोभती जी की है? ए लड़की नामक जो रचना है काफी बार परीक्षाओं में आई हुई है, ये कृष्णा शोभती जी की रचना है। कृष्णा शोभती द्वारा लिखी गई कहानी विधा की रचना है ए लड़की। और अन्य जो रचनाएं हैं इनकी कहानियां हैं, जैसे कि कृष्णा शोभती जी की बादलों के घेरे, ये सॉरी भाई, बादलों के घेरे याद रखनी है ये। और साथ ही जो है सिक्का बदल गया, कृष्णा शोभती जी की ही रचनाएं है ये, कहानी संबंधी। यारों के यार,
तीन पहाड़, ए लड़की आपने देख ही लिया। तो ये सभी रचनाएं कृष्णा शब्द की हैं, इनको बार बार रिवाइज कर लेना है। बादलों के घेरे, सिक्का बदल गया, यारों के यार, तीन पहाड़ और ए लड़की, ये तीनों, ये सभी रचनाएं जो है ये कृष्णा शब्द जी की कहानियां है, कहानी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है। शकुंतला की अंगूठी नामक जो नाटक है वो किसकी है। तो शकुंतला की अंगूठी नामक जो नाटक है निम्नलिखित में से किस रचनाकार का है। तो सुरेंद्र वर्मा जी का है, प्रभाकर क्षेत्रीय का है, रमेश बख्शी का है, या फिर बख्शी है ये भाई, बख्शी शंकर शेष का है। तो ये नाटक सुरेंद्र वर्मा जी का है, शकुंतला की अंगूठी। सुरेंद्र वर्मा जी का जो ये नाटक है शकुंतला की अंगूठी, इसका प्रकाशन वगैरह अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है 1990 इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके अलावा सुरेंद्र वर्मा जी का जो एक नाटक है जो काफी प्रसिद्ध है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो है द्रौपदी। द्रौपदी जो नाटक है, जो कि कब लिखा गया, 1972 इसका प्रकाशन वर्ष है। तो ध्यान रखना है सुरेंद्र वर्मा के का ही नाटक शकुंतला की अंगूठी, द्रौपदी। इसके साथ और भी अन्य रचनाएं हैं सुरेंद्र वर्मा जी की, जैसे कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, काफी बार आता है ये भी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। तो ये भी काफी बार पूछ लिया जाता है। साथ ही आठवां सर्ग भी काफी बार आता है, आठवां सर्ग। आठवां सर्ग का प्रकाशन वर्ष 1976 है, ध्यान रखना है। इसके अलावा एक दूनी एक, ये नाटक भी पूछ लिया जाता है, एक दूनी एक। तो ये सभी नाटक जो है सुरेंद्र वर्मा जी के हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। द्रौपदी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, और आठवां सर्ग, ये तो तीन चार आपको याद ही रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है, यह कथन किसका है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है कि क्या काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों पर आधारित है। निम्नलिखित में से किस लेख विद्वान का कथन है। रामचंद्र शुक्ल का है, नंदुलारे वाजपेयी का है, नामवर सिंह का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो आपको ध्यान रखना है ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर याकोबी ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की भूमिका में अपभ्रंश के भेदों का उल्लेख किया है। तो डॉक्टर याकोबी में ने जो है इनमें से किस ग्रंथ की भूमिका में अपभ्रंश के भेदों का उल्लेख किया है, ये आपको बताना है। हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, या सनत कुमार चरिव। तो सही आंसर है हमारा इस प्रश्न का सनत कुमार चरिव। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है अपभ्रंश के चार भेदों पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया है। तो अपभ्रंश के जो है चार भेद बताए, किसी ने तीन भेद बताए। तो चारों भेदों का उल्लेख किसने किया है इनमें से। याकोबी ने, नामवर सिंह ने, डॉक्टर तागरे ने, या डॉक्टर भयाणी ने। तो सही आंसर हमारा याकोबी ने। याकोबी ने अपभ्रंश के चार भेद बताए, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। एक, सूची एक में, ये है हमारी सूची एक। सूची एक में जो है ग्रंथकार के नाम दिए गए हैं जिसने पुस्तक लिखी, और एक तरफ यहाँ पर पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। तो आपको बताना है किस विद्वान ने कौन सी पुस्तक लिखी है। हरदेव बहारी जी द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम क्या है। तो हरदेव बहारी ने जो है
इनमें से वर्ण विन्यास की समस्या लिखी है तो ध्यान रखना है। हरदेव बहारी की है वर्ण विन्यास की समीक्षा। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो लिखी गई है हिंदी शब्द भंडार का स्त्रीकरण। इसके अलावा जो है धीरेन्द्र वर्मा जी द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है देवनागरी लिपि चिन्हों की एक रूपता। और साथ ही डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा ने हिंदी व्याकरण नाम से पुस्तक लिखी है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखने हैं। तो अगर आप एक बार फिर से आप इनको रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगी। डॉक्टर हरदेव बहारी की पुस्तक का नाम है वर्ण विन्यास की समस्या। उसके अलावा माता प्रसाद गुप्त जी की पुस्तक अगर आप देखोगे तो नाम है इसका हिंदी शब्द एक सेकंड हिंदी शब्द भंडार चित्रीकरण। इसके अलावा आप धीरेन्द्र वर्मा जी की पुस्तक आप देखोगे। धीरेन्द्र वर्मा ने लिखी है देवनागरी लिपि सॉरी देवनागरी लिपि चिन्हों की एक रूप। इसके अलावा आप देखोगे ब्रजेश्वर वर्मा की हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण इनको आप कहीं नोट कर सकते हो क्योंकि ये पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हिंदी भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले किसने उठाया? हिंदी भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का संबंध सन 1947 में हिंदी विश्वविद्यालय विभाग ने उठाया। सन 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने उठाया या फिर 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने या 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने। तो हिंदी भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले जो है निम्नलिखित में से सन 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय विभाग ने उठाया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? 18वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में या 16वीं शताब्दी में? तो सही आंसर है हमारा 19वीं शताब्दी में। आगे बढ़ते हैं। हिंदी को भारतीय संविधान के संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता प्राप्त हुई? हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में 1449 में मान्यता प्राप्त हुई। 14 सितंबर 1948 में मान्यता प्राप्त हुई या 14 सितंबर 1953 में या फिर 14 सितंबर 1950 में? तो सही आंसर है हमारा 14 सितंबर 1949 में संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है भारतीय संविधान में हिंदी को। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? परिष्कृत और परिमार्जित, ये आपको ध्यान रखना है। करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली में हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? वो पत्रिका है सरस्वती। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? सबसे पहले 1900 ईस्वी में। ध्यान रखना है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में इस कार्यभार संभाला था। 1903 से लेकर के 1920 तक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
उत्तर भारत में खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? उत्तर भारत में खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई, ये आपको बताना है। द्रविड़ हिंदी के रूप में, दक्कनी हिंदी के रूप में, दक्कनी उर्दू के रूप में, या परिनिष्ठ हिंदी के रूप में। तो सही आंसर होगा आपका दक्षिण में जो है दक्कनी हिंदी के रूप में खड़ी बोली विकसित हुई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मध्यकाल में राजकाज है भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक है। राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई है? हिंदी को, उर्दू को, फारसी को, या अरबी को? मध्यकाल में, मध्यकाल अर्थात हमारा जो है आदिकाल, मध्यकाल और जो है आधुनिक काल। इस तरह अगर हम बांटेंगे तो मध्यकाल में जो है राजकाज की भाषा के रूप में जो मान्यता प्राप्त हुई थी वो मिली हुई थी फारसी भाषा को। ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के, सॉरी भाई यहाँ पर आदिकाल नहीं आएगा, हमारा प्राचीन काल हम कहेंगे, क्योंकि वो हमारा हिंदी साहित्य के काल के अकॉर्डिंग आदिकाल जो है भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल बटा हुआ है। लेकिन इस तरह के हम जो है हिंदी की बात करें तो हिंदी को मान्यता किस काल में किस प्रकार की मिली हुई थी, तो ये हमारा आएगा प्राचीन काल, इतिहास के तौर पर प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में नहीं, मध्यकाल में जो राजकाज की जो भाषा थी वो फारसी थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इतिहास के अकॉर्डिंग हम काल विभाजन करेंगे तो प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल करेंगे, ना कि हिंदी साहित्य के काल के अकॉर्डिंग हम बताएंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर आज का हमारा 17, तो देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी को लिपि और देवनागरी माना स्वीकार किया गया? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 344 या फिर अनुच्छेद 342। तो सही आंसर है हमारा अनुच्छेद 343 के अनुसार जो है संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी, ऐसा माना गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मानक हिंदी में व्यावहारिक आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो मानक हिंदी में व्यावहारिक आधार पर शब्द हमारे जो है 5 प्रकार के माने गए हैं। आगे बढ़ते हैं, लिंग वचन कारक को हिंदी में से किसकी कोटियां कहा गया है? तो हिंदी लिंग वचन कारक को निम्नलिखित में से जो है हम संज्ञा की कोटियां मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, मानक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद है, ये आपको बताना है। मानक हिंदी में संज्ञा के हमारे जो है 5 भेद माने गए हैं। आगे बढ़ते हैं, हिंदी वर्तनी पर पुस्तक लिखने वाले पुस्तक के रचनाकार कौन है? हिंदी वर्तनी पर पुस्तक लिखने वाले पुस्तककार जो है निम्नलिखित में से कौन है, ये आपको बताना है। अरदेव बहारी, छत्रधारी सिंह, या फिर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा हिंदी वर्तनी पर पुस्तक लिखने वाले जो प्रथम रचनाकार माने जाते हैं वो छत्रधारी सिंह है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक इनमें से कौन है? अपभ्रंश साहित्य का जो पहला संपादक है डॉक्टर रिचर्ड पेसेल ही माने गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार लिपि का गठन कब किया? तो आंसर आप लोगों के सामने ही दिया गया है और नरेंद्र देव जी द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, नरेंद्र शर्मा जी द्वारा, नरेंद्र देव ने नरेंद्र शर्मा आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द के प्रयोग का श्रेय किसे जाता है? हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द का प्रयोग जो है हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द का प्रयोग का श्रेय जो जाता है वो जाता है इनमें से किस विद्वान को? जॉन गिल क्राइस्ट को, या फिर भारतेंदु को, या फिर क्राइस्ट महावीर प्रसाद द्विवेदी, या रामचंद्र शुक्ल। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा
जॉन गिलक्राइस्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? अगर खड़ी बोली शब्द का सबसे पहले उल्लेख की बात आई, ईशा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र या सदा सुखलाल, तो सही आंसर होगा हमारा लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा को हिंदुस्तानी से पृथक देशी भाषा के रूप में सबसे पहले किसने स्वीकार किया? हिंदी भाषा को हिंदुस्तानी से अलग जो है देशी भाषा के रूप में जो स्वीकार करने वाले विद्वान हुए हैं, उनका नाम है विलियम प्राइस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रिज भाषा और अवधि किस काल की काव्य भाषाएं थी? ब्रिज भाषा और अवधि प्राचीन काल की थी, मध्यकाल की थी, आधुनिक काल की थी या वैदिक काल की थी? तो सही आंसर होगा हमारा मध्यकाल। ब्रिज भाषा और अवधि जो है मध्यकाल की भाषाएं रही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? हिंदी की बोलियों को निम्नलिखित में से 5 वर्गों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी या पहाड़ी? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है बुंदेली और कन्नौजी। साथ ही हरियाणवी, खड़ी बोली और जो है ब्रिज भाषा, ये सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आएगी। हरियाणवी, इसके साथ ही खड़ी बोली, ब्रिज भाषा, ये सभी बोलियां जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। साथ ही बुंदेली और कन्नौजी 5 बोलियां इसमें शामिल होगी। उसके अलावा पूर्वी हिंदी के तो आपको बार बार रिवाइज कर ही रखी है, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, ये तीनों के तीनों जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और राजस्थानी का की तो आपको पता ही है। और साथ ही मारवाड़ी आदि, जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी, ये सभी राजस्थान के अंतर्गत आएगी। पहाड़ी के अंतर्गत खस आएगी। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? आधुनिक आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ है वो निम्नलिखित में से जो है संस्कृत से हुआ है, हिंदी से हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है या प्राकृत या पाली या प्राकृत से हुआ है? तो आधुनिक आर्य भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हमारा संस्कृत भाषा से हुआ है। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? दंडी का जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, प्रतिदर्श, काव्यदर्श, भाषादर्श, क्या नाम है दंडी के ग्रंथ का? तो काव्यदर्श जो है दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है। शब्दार्थों सहित काव्य, शब्दार्थ शब्द और अर्थ के सहित से ही काव्य का निर्माण होता है, ये किसके द्वारा कहा गया? ये परिभाषा किस विद्वान ने दी? शब्दार्थों सहित काव्य। तो आंसर होगा हमारा डी, क्योंकि ये जो है पंक्तियां जो है शब्दार्थों सहित काव्यम, ये आचार्य भामा और रुद्र दोनों की ही जो है पंक्तियां रही है, ये विचार रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया? तो भरत मुनि ने जो रस सूत्र का विवेचन किया है वो नाट्य शास्त्र के अंतर्गत किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया कौन, क्या और कैसे एकीकरण है? इनमें से कौन सा इस प्रक्रिया का गठन करता है? शिक्षण सीखने की प्रक्रिया कौन, क्या और कैसे का एकीकरण निम्नलिखित में से इस प्रक्रिया का गठन जो है इनमें से किया गया है? विकास का संज्ञात्मक स्तर को ये दर्शाता है। शिक्षण सीखने की जो प्रक्रिया है कौन, क्या और कैसे का एकीकरण विकास का संज्ञात्मक स्तर की प्रक्रिया के अंतर्गत गठन करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निरंतर शिक्षा प्रक्रिया छात्रों और शिक्षक की भागीदारी किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली की विशेषता है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा औपचारिक। जो घर में शिक्षा मिलती है वो अनौपचारिक के अंतर्गत आएगी और जो स्कूल के अंतर्गत शिक्षक द्वारा जो शिक्षा दी गई है वो हमारी औपचारिक शिक्षा में आएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुद्धिमत्ता को
संयोजन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पर डैश आएगा भाई, बुद्धिमत्ता को जो है किसके संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया? ज्ञान और अभिव्यक्ति, ज्ञान और कौशल, ज्ञान और विशेषज्ञता, या फिर ज्ञान और अनुभव। तो सही आंसर होगा हमारा ज्ञान और अनुभव के संयोजन के रूप में जो है बुद्धिमत्ता को परिभाषित किया जाता है, ज्ञान और अनुभव के संयोजन से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबंद परिवार का मुखिया और संपत्ति का नेतृत्व और नियंत्रण रखता है, वह निम्नलिखित में से किस सामाजिक प्रणाली का पालन करता है? रेमंद का परिवार का मुखिया जो है संपत्ति और नेतृत्व और नियंत्रण रखता है। तो जो ये रेमंद है परिवार का मुखिया है और संपत्ति का नेतृत्व और नियंत्रण वो रखता है, ये हमें किस सामाजिक प्रणाली के पालन को दर्शाता है? तो सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? पैतृक सत्ता को हमें दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? इनमें से दंत्य वर्ण कौन सा नहीं है? त, थ, द, ध, न, थ, द, ध, न। तो ये जो हमारे दंत्य उच्चारण की दृष्टि से दंत्य वर्ण है, ये हमारा जो है ट वर्ण जो है ये मूर्धन्य उच्चारण की दृष्टि से मूर्धन्य के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं। अक्षय वर्ण निम्नलिखित में से किसके योग से बना है? अक्षय वर्ण जो है इनमें से किसके योग से बना है? क और श के योग से बना है। अक्षय क प्लस श प्लस ए, ये यहाँ पर हलंत आएगा भाई, टाइपिंग मिस्टेक है, इसके योग से बना है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो क प्लस अक्षय। इसमें हलंत नहीं लगेगा क्योंकि या अगर हम एप जोड़ देते हैं तो हम यहाँ हलंत लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये आधा है, क्या आधा है और श पूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, 200% पर हम पहुंच गए हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में जो है स्वर वर्णों की कुल संख्या अगर पूछी जाए, कुल संख्या की बात आए, तो किसी भी तरह पूछा जाए स्वर्ण वर्णों की संख्या पूछी जाए या कुल संख्या पूछी जाए, तो आप 11 पर ही आंसर लगाओगे, क्योंकि वो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। दो हमारे जो है अगर ये पूछ लिया जाए वहां को जोड़कर स्वरों की संख्या, सुरों की संख्या कितनी है? तो हम 13 पर आंसर लगाएंगे, क्योंकि दो हमारे अयोग हुआ है, इनको हम जो है अलग से काउंट करते हैं, अंग और अ है, जिसके हम जो है चंद्र बिंदु और सॉरी भाई ये हमारा अनुस्वार है, इसके अनुस्वार की हमारी दो ये मात्राएं होती है, एक हमारी ये बिंदु होती है खाली बिंदु, और एक हमारा चंद्र बिंदु होता है, जो कि ये बिंदु हम संस्कृत के तत्सम शब्दों में प्रयोग करते हैं, ये हमारा जो है तद्भव शब्दों में प्रयोग होती है। और ये विसर्ग हमारे विसर्ग, ये है अनुस्वार। विसर्ग जो है इस प्रकार से शब्द के पीछे लगता है, संस्कृत के ही तत्सम शब्दों में हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि अतः, प्रातः, इस प्रकार के शब्दों में हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह हमने लगभग 200 प्रश्नों को, इम्पोर्टेंट 200 प्रश्नों को जो है इम्पोर्टेंट 200 MCQs को हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आपको PYQ भी देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह हम हिंदी से जुड़े हुए, संपूर्ण हिंदी से जुड़े हुए, चाहे हिंदी साहित्य हो या फिर हिंदी व्याकरण हो या फिर काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न हो या फिर कुछ हिंदी पेडागोजी के प्रश्न हो, तो हिंदी शिक्षा शास्त्र के प्रश्न हो, सभी संपूर्ण हिंदी के प्रश्नों को करते हुए हम जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं।
तो वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।